हाँ जी दोस्तों, सेक्शन वाइज हम बेसिकली लास्ट एक वीडियो है हमारा जिसके अंदर लास्ट कंटेंट सेक्शन नंबर 126 और सेक्शन नंबर 127 की बात करेंगे इसके अंदर। और इसके बाद एक फर्दर लास्ट वीडियो एक और आएगी आपकी, जो की बात करेगी आपकी एमसीक्यू एंड केस स्टडी के ऊपर। चलिए, तो फिलहाल इन दो सेक्शन को फटाफट से देख सकते हैं। दोनों नॉर्मल सेक्शन है बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन जो सेक्शन नंबर 126 है वो बात किस चीज की कर रहा है, वो कह रहा है राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। ये तीन एक तरीके की फैसिलिटीज है जो शेयर से अटैच होती हैं। इसको कहा गया टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मतलब क्या है कि शेयर्स को ट्रांसफर किया गया, शेयर्स को जब ट्रांसफर किया गया और शेयर्स का ट्रांसफर हुआ, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनी के एंड में भी पेंडिंग है, होता है। हमने शेयर्स को ट्रांसफर किया, उसकी इन्फॉर्मेशन दी कंपनी को और कंपनी उसका रजिस्ट्रेशन अभी कर रही है ट्रांसफर के ऊपर, लेकिन वो अभी मतलब उसके अंदर कंप्लीट नहीं हुआ वो। अब उस प्रोसेस के दौरान अगर डिविडेंड इश्यू हो जाता है तो किसको दिया जाए? राइट शेयर्स इश्यू हो जाते हैं, किसको दिए जाए? बोनस शेयर्स इश्यू हो जाते हैं, किसको दिए जाए? तो इसके लिए बेसिकली क्या कहा गया कि जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफर है, तो पहले डिविडेंड की बात करते हैं। जो आपका क्लॉज 1 कह रहा है वो कह रहा है कि क्लॉज 1 की अगर डिविडेंड दिया गया है तो डिविडेंड को अगर जो ट्रांसफरर है वो कंपनी को अलग से इंटीमेट ना कर दे कि भैया ऐसा करना, तुम जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो वो दे देना ट्रांसफरी को, तब तो कंपनी क्या करेगी? ट्रांसफर को डिविडेंड दे देगी। बट अगर ट्रांसफरर ने, जिसने शेयर्स को बेचा, उसने अगर इस बात की सूचना नहीं दी है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है? फॉर टाइम बीइंग उसको डाल देती है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। सही है, ये भी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देगी। कल को रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन है नया बंदा, उसके क्या है पर्टिकुलर्स, उसको वो पैसा दे दिया जाएगा डिविडेंड का। तो इसको कहते हैं कि उसको फॉर टाइम बीइंग अबेयंस में रखना, मतलब रोक के रखना, उसको ठंडी जगह पे पहुंचा देना कि लो भैया शांत रहो, चुपचाप से बैठो यहाँ पे, कल को फैसला होगा तुम्हारे ऊपर। तो ये कब होता है? जब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर जो है वो पेंडिंग चल रहा है एट द एंड ऑफ कंपनी। ठीक है, ये हुई डिविडेंड की बात। दूसरी पॉइंट इसके अंदर दूसरे क्लॉज में बताया गया कि भैया अगर उस शेयर से रिलेटेड कोई भी राइट शेयर्स हैं या फिर कोई भी बोनस शेयर्स हैं तो उसको भी आपको अबेयंस में रखना होगा। अबेयंस का मतलब उसको भी रोक के रखना होगा। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब उसको उसके राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो राइट शेयर्स के रिलेटेड में हो, चाहे वो बोनस शेयर्स के रिलेटेड में हो। तो ये बस तीन चीजों की अबेयंस की बात करता है। डिविडेंड के लिए अलग से बता दिया कि उसको तो अकाउंट में डाल दो, पर राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स को आप अबेयंस में मतलब रोक के रख लो, और जब इसका कल को फैसला हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन नंबर 126। छोटा सेक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको नहीं कह सकते, बट 127 आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कहता है ये सीधा सीधा कह रहा है कि भैया अगर 30 दिनों में नहीं दिया तो क्या पनिशमेंट। मतलब 127 क्या कह रहा है कि भैया टाइम लिमिट आपको दी गई है, टाइम लिमिट जो दी गई है वो दी गई है 30 दिनों के अंदर, डिक्लेरेशन करो 30 दिन में दे दो। 30 दिन कैसे दे दो? अगर आपका कैश, चेक या इलेक्ट्रॉनिक मॉडल 30 दिन में चला जाना चाहिए, और अगर आपका शेयर होल्डिंग की बात करें तो वो पोस्ट हो जाना चाहिए 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्टर्ड एड्रेस पे। बट नहीं किया आपने तो उस केस में लगेगी पनिशमेंट सेक्शन 127 के अकॉर्डिंग। तो टाइम लिमिट बताई गई है, ये आपको पता है, खैर इसको रिपीट नहीं कर रहे। पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। पनिशमेंट कई सवालों में आया हुआ है। क्या कह रहा है पनिशमेंट के ऊपर कि भैया जो डायरेक्टर है अगर उसने ये गलती, ये भूल चूक, ये जानबूझ के किया है, अगर ये इंटेंशनली किया है तो उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट आएगा अप टू 2 इयर्स का, मतलब 2 साल की हो सकती है उसको जेल। नंबर 1। नंबर 2 कि जितना ज्यादा इसके अंदर डिले हुआ, 30 दिन कहा गया, जितना इसके अंदर डिले कर दिया उस हर एक दिन को मल्टीप्लाई कर दो 1000 रुपए से, उतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी डायरेक्टर को। कौन से डायरेक्टर को? सारे डायरेक्टर को, एवरी डायरेक्टर। मतलब यहाँ पे ऑफिसर एंड डिफॉल्ट का टर्म यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे टर्म यूज हुआ है डायरेक्टर का। ठीक है, तो 2 साल तक की जेल हो सकती है अगर नोइंगली या इंटेंशनली है तो। एंड उसके साथ साथ आपको 1000 रुपए एवरीडे के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी जब तक भी ये डिफॉल्ट कंटिन्यू चला। आपने 2 महीने डिले किए, 60 दिन डिले हुआ, 60 दिन मल्टीप्लाई में 1000, 60,000 रुपए की पेनल्टी लग गई डायरेक्टर के ऊपर। अब बात करते हैं कंपनी के ऊपर। तो कंपनी को कहा गया कि भैया अगर ये डिफॉल्ट होगा तो आप लायबल हो सिर्फ और सिर्फ 18% का सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि जब तक ये डिफॉल्ट चला उस पीरियड के ऊपर आपको 18% का ब्याज देना पड़ेगा। किसको? ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारा पनिशमेंट का सेक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है पनिशमेंट किसको जाएगी? तो डिविडेंड जब हम पे कर रहे हैं तो उसको सामने वाले को क्या कहा गया था कि सामने वाले को क्या मिलेगा? 12% का ब्याज मिलेगा। सॉरी, सामने वाले को कहा क्या गया था कि 12% का एक प्रोविजन आया था आपका अनपेड डिविडेंड के अंदर कि अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया तो उसके अंदर 12% का प्रोविजन था। बट ये जो 18% है ये किसको मिलेगा? 18% का ब्याज जो है वो मिलेगा उस पर्टिकुलर मेंबर को जिसको डिविडेंड दिया जाना है और उसने डिले कर दिया आपने। ठीक है ना, तो मेंबर को आपको डिविडेंड देना था, आपने 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो उसके अंदर जितना डिले होगा उस पीरियड के ऊपर आपको 18% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज देना पड़ेगा पर्टिकुलर मेंबर को। ये रजिस्ट्रार को नहीं जाएगी, ये पेमेंट जो पनिशमेंट है रजिस्ट्रार को नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे आगे।
फिर बात करता है एग्जेम्पशन, मतलब कुछ सिनेरियो ऐसे बताएगा जहां पे अगर आप 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे नहीं भी करते हो तो भी आपको पनिशमेंट नहीं लगेगी। ऐसे कौन से सिनेरियो है? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ है बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ का मतलब क्या है कि सपोज करो किसी एक मेंबर था जो कि हमारा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर था, उसकी हो गई डेथ। अब उसके पास जो उसके फैमिली मेंबर थे उसमें 3 मेंबर हैं, तीनों आपस में लड़ रहे हैं कि जी मुझे डिविडेंड चाहिए, मुझे शेयर चाहिए, मुझे डिविडेंड चाहिए, मुझे शेयर चाहिए। अब कंपनी बेचारी कंफ्यूज किसको दे, और उनका जो विवाद है वो चल रहा है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट के अंदर जब विवाद चल रहा है तो कंपनी किसको दे? तो कंपनी को फिलहाल क्या करना पड़ेगा? उसको डिले करना पड़ेगा, रोक के रखना पड़ेगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता कि किसको दिया जाएगा, कौन उसका रियल ऑनर है या कौन उसका रियल ट्रांसमिशन के तहत किसको शेयर मिलना चाहिए, किसको उसके अकॉर्डिंग पे डिविडेंड मिलना चाहिए। तो ऐसे अगर कोई सिचुएशन है जहां पे कि लॉ की इन्वॉल्वमेंट है और उस वजह से लेट हो रहा है तो उसमें कंपनी का इंटेंशनल डिफॉल्ट नहीं है ना, कंपनी जानबूझ के तो डिले नहीं कर रही। भैया केस फंसा हुआ, केस चल रहा है, हम क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में इसको आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी कंपनी के ऊपर, ना फिर डायरेक्टर के ऊपर। अगला पॉइंट आता है कि जो शेयर होल्डर है, जो मेंबर है, उसने कुछ डायरेक्शन दी, किसको? कंपनी को डायरेक्शन दी। सपोज करो उसने अपना बैंक अकाउंट चेंज करा दिया, उसने कहा भैया मेरे आप यस बैंक में देते थे, अब एसबीआई में ट्रांसफर कर देना, कुछ डायरेक्शन दे दी, ठीक है जी। अब डायरेक्शन जो है वो कंप्लाई नहीं हो पाई। डायरेक्शन कंप्लाई नहीं हो पाई का मतलब क्या है कि जो उसने अकाउंट डिटेल दी उसके अंदर कोई नंबर मिसिंग था, जो नाम बताया उसके अंदर कुछ मिसिंग थी, या कोई भी ऐसा इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन था जिसके वजह से उसकी डायरेक्शन कंप्लाई नहीं हो पाई। अब कंप्लाई नहीं हो पाई, उसकी सूचना कंपनी ने दे दी उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को कि भाई साहब तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अंदर ये दिक्कतें हैं, ये चीजें सही नहीं बैठ रही। अगर ये पूरा प्रोसेस हुआ है तो यहाँ पे गलती कंपनी की नहीं है, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं लगेगा। पूरा प्रोसेस का मतलब क्या है? डायरेक्शन आई शेयर होल्डर से, उसको उसने कंप्लाई किया, पता लगा नहीं पॉसिबल है, उसने फिर कम्युनिकेशन भी कर दी। कम्युनिकेशन जरूरी है, ऐसा नहीं कि कंप्लाई किया पॉसिबल नहीं था छोड़ दिया तो नहीं माना जाएगा। कम्युनिकेशन भी होना चाहिए कि भैया तुमने जो डायरेक्शन दी थी वो हमारे पे काम नहीं कर रही है, अब तुम देख लो कि क्या करना है, कहां तुम्हें पैसे चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी के ऊपर पनिशमेंट का सेक्शन, मतलब पनिशमेंट नहीं लगेगी। अगला पॉइंट आता है वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव द डिविडेंड। ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड है। मैंने वहां ऑपरेशन ऑफ लॉ में वो एग्जांपल दे दिया था, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है कि सपोज करो ज्वाइंट शेयर होल्डर है, वो आपस में लड़ रहे हैं जी किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा डिस्प्यूट है जो चल रहा है। तो इस रिगार्डिंग में भी जब ये पर्सनल शेयर होल्डर की तरफ से डिफॉल्ट है तो कंपनी या डायरेक्टर के अंदर कोई दोष नहीं है, कोई पनिशमेंट उनके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सवालों में आता है। क्या कह रहा है कि अगर डिविडेंड को लॉफुली एडजस्ट कर लिया गया किसी भी ड्यू अमाउंट के अगेंस्ट, मतलब क्या हुआ कि सपोज कंपनी डिविडेंड दे रही है और सामने वाले को कुछ कॉल इन अरियर था, सपोज करो 50 रुपए कॉल इन अरियर था, कंपनी ने 60,000 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करना है या 50,000 का डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो कंपनी क्या कर सकती है? उस कॉल इन अरियर से उस डिविडेंड के पेमेंट का अमाउंट को आपस में क्या कर लेगी? एडजस्ट, और कोई डिविडेंड पे नहीं करेगी। तो ऐसा करना चल जाएगा अगर लॉफुली एडजस्ट किया है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई और इधर उधर का पैसा। कॉल इन अरियर का एग्जांपल आप जनरली देखोगे कि कॉल्स पेंडिंग थे और उसके अगेंस्ट कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया, उसको सेट ऑफ कर लिया आपस में, तो ये अलाउड है एज पर सेक्शन नंबर 127। ठीक है जी। फिर कहता है कोई और रीजन, कोई और भी रीजन हो सकता है जिससे कि फेलियर हुआ तो है लेकिन वो फेलियर ना कंपनी या डायरेक्टर के एंड पे नहीं है, उनकी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं है, स्टिल पेमेंट नहीं कर पाए 30 दिन में, वो बाद की बात है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई भी कंपनी या डायरेक्टर का कोई भी यहाँ पे जानबूझ के कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से पेमेंट ना की गई हो या फिर उनकी तरफ से कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, तो उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगेगी। तो ये 5 बेसिकली क्या दे दी? एक्सेप्शन, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सवाल कई बार आया हुआ है कि 5 ऐसे ऐसे कौन से एक्सेप्शन है जिसके ऊपर पनिशमेंट अट्रैक्ट नहीं होता, तो वो आपको बताना पड़ेगा ना। अब इसी चीज को देखो यहाँ पे पिक्चराइज कर दिया गया है, एग्जाम्पशन को एक बार रिपीट कर लेते हैं हम भी। पहला ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, दूसरा आता है कि शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दी, वो कंप्लाई नहीं कर पाया और आपने उसको कम्युनिकेशन भी कर दिया। दूसरा आता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट्स, उसके बाद आया कि अगर आपने पैसे को लॉफुली एडजस्ट कर लिया है तो उस केस में अगर आप डिविडेंड नहीं देते हो तो वो भी आपका एक्सेप्शन में कवर हो जाता है। और फिर कहा गया एनी अदर रीजन, जिसमें कि कंपनी का कोई डिफॉल्ट ना हो। नाउ एग्जांपल आता है, मिस्टर अलोक होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख हैज नॉट पेड 80,000 टुवर्ड्स कॉल मनी ड्यू ऑन शेयर्स। इन्होंने 80,000 था कॉल मनी, वो पे नहीं किया। कैन द डिविडेंड अमाउंट पेबल टू हिम एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर्स ड्यूज, क्या ये डिविडेंड अमाउंट उनको देना है उसको एडजस्ट किया जा सकता है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपने देखा क्लॉज डी, जो एक्सेप्शन देखा आपने सेक्शन 127 के प्रोविजन का क्लॉज डी के अंदर, उसमें आपने ये देखा कि भैया कोई भी ऐसा ड्यूज होगा तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास ये राइट है। तो यहाँ पे आपका आंसर आप लिख लोगे। अगला आता है 127 सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी इन केस ऑफ निधि कंपनी। तो कहा गया कि भैया अप्लाई तो होता है लेकिन सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है कि अगर सपोज करो निधि कंपनी के अंदर जो आपके मेंबर हैं वो है 100 या उससे कम,
मतलब कि निधि कंपनी है, उसके जो मेंबर हैं वो 100 है या 100 से कम है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने 127 की जो कंप्लायंस है वो करी है, अगर वो डिक्लेरेशन जो किया है उसने डिविडेंड, उसको वो अनाउंस कर दे। कहां पे अनाउंस कर दे? लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज में कहां पे? लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, वो न्यूज़पेपर जो कि वहां पे सर्कुलेट होता है, कहां पे? जहां का भी वो रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका, ठीक है, नंबर 1। एंड उसके साथ साथ वो अपनी कंपनी के नोटिस बोर्ड पे इसको पेस्ट कर दे 3 महीने तक लगातार, तो मान लिया जाएगा कि सेक्शन 127 की कंप्लायंस हो गई है। उसका कोई जानबूझ के रीजन नहीं था। मतलब कि जहां कम मेंबर, इन शॉर्ट समझो 100 या 100 से कम, मतलब कम मेंबर है, तो वो मान लिया जाएगा कि भैया सफिशिएंट कंप्लायंस हुई 127 के हिसाब से। अगर कंपनी क्या कर रही है, तो उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, और दूसरा अपनी निधि कंपनी के नोटिस बोर्ड पे भी पेस्ट कर दिया 3 महीने तक कि भैया ये सिनेरियो, ये सारे अनपेड वाले लोग हैं, 30 दिन का जिनको पेमेंट नहीं हुई है, देख लो क्या करना है, ठीक है। तो इस टाइप की अगर एक्टिविटी निधि कंपनी कर देती है छोटी कंपनी के इसमें, तो मान लिया जाता है कि सेक्शन 127 की कंप्लायंस हो गई है, कोई पनिशमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरीके से उसको थोड़ी सी एक्सेप्शन दी गई है, यहाँ पे थोड़ी सी छूट दे दी गई है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 127। नाउ वी कैन से कि हमने सेक्शन नंबर 123 से लेकर 127 तक पूरा रैप अप कर लिया है। अब बच जाती थोड़ी सी प्रैक्टिस, जिसको हम लेंगे सेपरेट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर थोड़े से एमसीक्यू देखेंगे और थोड़े से क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए, तो इसको यहीं पर रैप अप कर लेते हैं।